क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लैट बेल्ट रनिंग ओवर अ पुली transmitting a power of 2.5 kilowatt. The linear velocity of the belt V is given 2.5 meter per second. Capital P power is given 2.5 kilowatt. The angle of lap theta is given 165. The coefficient of friction between belt and pulley is 0.3. Mu is given. The initial tension in the belt is increased by 10%. What is the effect on power transmission? Neglecting the slip and centrifugal effect. Power transmission is increased by 10%, decreased by 10%, डबल और गेट हाफ। तो पावर इनिशियल और फाइनल का हमको रिलेशन पूछा हुआ है। यहाँ पर एक पुली है, इस पे ऐसे बेल्ट व्रैप किया हुआ है। एक साइड में टेंशन है T1 है, एक साइड में T2 है। यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूला रहते हैं और ये जो एंगल जहाँ तक पुली बेल्ट को टच करता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ रैप थीटा। और पुली और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन रहता है जिसको म्यू बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सारे वैल्यूज दिए हुए, यहाँ पर हमको ढूंढना है P1 और P1 डैश के बीच में रिलेशन कि पहले कितना पावर था और बाद में कितना। P1 जो है वो पहले टेंशन का सब्ट्रैक्शन जितना है वो इनटू वेलोसिटी, क्योंकि पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पर नेट फोर्स है जो टेंशन का डिफरेंस है वो, और इनटू वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर हम अगर टेंशन को बोलते हैं कि T1 डैश हो जाएगा बाद में और T2 डैश हो जाएगा, वेलोसिटी सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इनिशियल टेंशन ऑफ द बेल्ट इज इंक्रीज बाय 10%। तो इनिशियल जो टेंशन है उसको हमने 10% से इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो टेंशन है 1.1 टाइम्स T1 हो जाएगा माइनस 1.1 टाइम्स T2 हो जाएगा, और ये वेलोसिटी। तो यहाँ पे 1.1 टाइम्स कॉमन निकाल के T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी कर देंगे और ये हो जाएगा P1 डैश। तो देखिए आप ये वाला जो वैल्यू है वो P1 का वैल्यू आ गया, तो ये हो जाएगा 1.1 टाइम्स T1। सो पावर जो है 10% से इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पावर ट्रांसमिशन इज इंक्रीज बाय 10%। अब देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं डायरेक्टली, अगर इंट्यूशन है आपका। तो इनिशियल टेंशन इंक्रीज इंक्रीज हो गया 10%। अब टेंशन इंक्रीज होना मतलब कि ऑब्वियसली पावर जो है वो इंक्रीज होना, क्योंकि फोर्स इनटू वेलोसिटी है। नेट फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो पावर भी इंक्रीज होगा, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। और कभी भी 10% अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है और वो लीनियरली वेरी कर रही है यहाँ पर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन से पावर। तो यहाँ पर डायरेक्टली डबल तो नहीं होगा, ना ही वो हाफ हो जाएगा, मीन्स रिड्यूस तो होगा ही नहीं। तो डबल भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं क्वेश्चन, बट बेटर है कि एक सिंपल फॉर्मूला आप लेकर लगा के देख लीजिए 1.1 टाइम्स पावर हो रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मास m इज अटैच्ड टू अ टू आइडेंटिकल स्प्रिंग। दो स्प्रिंग दिए हुए हैं, एक मास दिया हुआ है। स्टिफ हैविंग अ स्टिफनेस k, दोनों का स्टिफनेस यहाँ पर दिया हुआ है k, एज शोन इन द फिगर। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ लिया है ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम। देख लीजिए दोनों स्प्रिंग मिला के सिस्टम का के इक्विवेलेंट है वो बढ़ा रहे, और ये ऐसे भी ये सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला ये है k प्लस के हो जाएगा 2k। नेट स्टिफनेस हो गया k इक्विवेलेंट 2k, और ओमेगा n का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट डिवाइडेड में मास इक्विवेलेंट जो कि m है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 2k बाय m हो जाएगा। ओमेगा n होता है 2 पाई fn, और फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है तो 2 पाई है, इधर आएगा तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 2k बाय m। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए ये वाला स्प्रिंग और ये वाला स्प्रिंग मास को मूव करने में दोनों ही ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। मास जब नीचे आ रहा है तो ये वाला स्प्रिंग भी ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला स्प्रिंग भी ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों का जो स्टिफनेस है वो दोनों का 2 टाइम्स हो जाता है, दोनों मिला के। इसको सीरीज बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। नहीं, ये हो जाएगा सीरीज में अगर होगा स्प्रिंग तो एक ऐसे आएगा, ये सीरीज में हो गया, यहाँ पर स्टिफनेस कम हो जाता है। सीरीज का फॉर्मूला अगर आप देखते हैं 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो ये वाला जो है वो पैरेलल का है, क्योंकि पैरेलल में अगर आप देखते हैं ये वाला कन्फिग्रेशन भी रहता है। एक स्प्रिंग है
दूसरा स्प्रिंग है, और यहाँ पर मास, ये K1 है, ये K2 है। अब देखिए दोनों मिला के फोर्स अपर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये वाला हो जाता है पैरेलल। पैरेलल में स्टिफनेस बढ़ जाता है, सीरीज में कम हो जाता है। तो पहले जो मैं बताया था वो कंसेप्ट गलत था, इसको सीरीज फॉर्मूला वगैरह सब सही है, ये डायग्राम में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस कनेक्शन को पैरेलल बोलते हैं, इसको सीरीज बोलते हैं। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि इसका स्टिफनेस मिलके सिस्टम का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है, और यहाँ पर सिस्टम का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रहा है, तो वहां से भी आप स्टिफनेस का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ डैम्प स्प्रिंग मास, डैम्प्ड वाइब्रेशन दिया हुआ है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, इज फोर्स टू ऑसिलेट एट टी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स फोर्स्ड वाइब्रेशन है, फोर्स्ड डैम्प स्प्रिंग मास सिस्टम है, बाय एप्लीकेशन ऑफ एन इम्पल्स फोर्स, मतलब एक झटका लगा के छोड़ दिया सिस्टम को। यहाँ पर एक एज्यूम कर सकते हैं सिस्टम, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक डैम्पर है, यहाँ पे एक मास, इसमें हमने एक इम्पल्स फोर्स दे के इसको सिस्टम को छोड़ दिया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है ये बताना। इफ द डैम्पिंग रेशियो इज बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 मतलब अंडर डैम्प्ड है, तो सिस्टम का वाइब्रेशन कुछ ऐसे होगा, क्योंकि डैम्प्ड है तो एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगा वाइब्रेशन। ठीक है, तो जीटा डैम्पिंग रेशियो, जीटा का वैल्यू दिया हुआ है। जीटा जब, जीटा का सिंबल जो है ऐसा कुछ रहता है, जीटा जब 0 से 1 के बीच में रहता है, मीन्स लेस देन 1 रहता है, तो ऐसा वाला वाइब्रेशन दिखता है, इसको बोलते हैं अंडर डैम्प। फिर जब जीटा इज इक्वल टू जीरो होता है, सॉरी इक्वल टू 1 होता है, तो क्रिटिकली डैम्प। इसमें कैसा होता है, सिस्टम का एक ही बारी में वाइब्रेशन जो है वो एम्पलीट्यूड कम होके जीरो हो जाएगा। और जीटा जब ग्रेटर देन 1 होगा, तो वो ऐसे लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। तो क्रिटिकली डैम्प बोलते हैं जीटा इज इक्वल टू 1। जीटा जब जीटा जब ग्रेटर देन 1 है, तो बहुत सारे कर्व्स बनेंगे, लेकिन वाइब्रेशंस नहीं होगा, बस एक ही कर्व में वो उसका एम्पलीट्यूड होगा जीरो हो जाएगा टाइम के साथ। ये एक्सिस में टाइम होता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड होता है। क्रिटिकली डैम्प मतलब तेजी से फटाक से वो जो सबसे क्लोजेस्ट कर्व रहेगा ना, वहां से ये जीरो एम्पलीट्यूड में आ जाएगा। लेकिन जीटा जब 0 से 1 में रहेगा, तब इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा और अल्टीमेटली ये जीरो पे आ जाएगा। तो वाइब्रेशन होगा जीटा में। डैम्पिंग रेशियो, द सिस्टम विल शो नो वाइब्रेशन, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि सिस्टम विल शो वाइब्रेशन। इफ डैम्पिंग रेशियो इज बिटवीन 0 and 1, सिस्टम विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट। हाँ ये सही है, क्योंकि इवेंचुअली डैम्पिंग है मतलब रेजिस्टेंस है, तो टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है। इफ डैम्पिंग रेशियो इज लेस देन जीरो, द सिस्टम इज इवेंचुअली कम टू रेस्ट, नहीं। सिस्टम डैम्पिंग रेशियो, अगर सिस्टम में डैम्पिंग है तो डैम्पिंग रेशियो लेस देन जीरो नहीं होगा, द सिस्टम विल ऑलवेज ऑसिलेट, नहीं। जब जीटा जीटा 1 है तब क्रिटिकली डैम्प्ड है, जीटा ग्रेटर देन 1 है ओवर डैम्प्ड है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होता, इसमें सिस्टम का एम्पलीट्यूड ऐसे जीरो हो जाता है तुरंत। आगे क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, प्रॉपर्टी पूछा हुआ है, रिप्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी को क्या बोलते हैं, दैट इट कैन एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर होता है जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, यहाँ से ऐसे गया, फिर ये कर्व ऐसे यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ तक जो स्ट्रेन एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले होता है प्रूफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ तक का जो एरिया रहता है, पहले तो दो कर्व होते हैं, एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, एक लोड वर्सेस डेल्टा एल चेंज इन लेंथ का कर्व हो गया। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही ग्राफ रहते हैं। अब देखिए डेल्टा एल बाय एल करते हैं तो हमको एप्सिलॉन स्ट्रेन मिल जाता है, पी बाय एरिया करते हैं तो स्ट्रेस मिल जाता है। तो इसी ग्राफ को हम प्रैक्टिकली लाते हैं, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से डिराइव करते हैं। अब देखिए प्रूफ रेजिस्टेंस जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है, प्रूफ रेजिस्टेंस हाफ इंटू लोड अप टू इलास्टिक लिमिट इंटू डेल्टा एल अप टू इलास्टिक लिमिट। तो हाँ, ये जो एरिया रहता है ना, जहां तक ये इलास्टिक लिमिट है वहां तक का एरिया हो गया, देखिए हाफ इंटू हाइट इंटू विथ, पी इंटू डेल्टा एल। तो एरिया का फॉर्मूला यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो ये हो गया प्रूफ रेजिलियंस। अब रेजिलियंस, रेजिलियंस का फॉर्मूला था हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल। लेकिन ये जो है वो इलास्टिक लिमिट तक नहीं है, वैलिड है ये इलास्टिक लिमिट तक, लेकिन ये कोई भी बीच वाला जो पॉइंट रहेगा, बीच वाला जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर, यहाँ तक का अगर आप एरिया लेते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा पी, और यहाँ तक का कुछ वैल्यू रहेगा डेल्टा एल, ये वाला वैल्यू। तो ये जो छोटा सा एरिया आया, कोई भी पॉइंट पे ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा रेजिलियंस का, यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ तो मतलब इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इलास्टिक लिमिट तक इसका वैल्यू जो है वो प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रैक्चर तक पूछा है उसमें मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस नहीं आएगा। अब मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस सेम चीज है, मॉड्यूलस हमने लगा दिया तो हमको सेम चीज ये ग्राफ में बोलूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में देखना है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस ये वाला एरिया हो जाएगा, और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और ये वैलिड है इलास्टिक लिमिट तक ही। अब देखिए, यहाँ पर जो ये रेजिलियंस है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस का, इसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस भी हम इलास्टिक लिमिट तक ही लेंगे। तो रेजिलियंस के बहुत सारे वैल्यू है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस का एक ही वैल्यू है। और यहाँ पर आप प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम भी मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस ही होता है, प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देख, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस भी एरिया रहता है, मॉड्यूलस आ गया मतलब हमको देखना है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। टफनेस होता है तो हम, टफनेस यहाँ तक का जो एरिया आया पूरा का पूरा, जीरो से लेके पूरा का पूरा एरिया, यहाँ जीरो से लेके पूरा का पूरा एरिया आ गया, तो उसको बोलते हैं टफनेस। लेकिन हमको सेम चीज मॉड्यूलस निकालना है, तो हमको यहाँ जीरो, जीरो से लेके ये पूरा एरिया यहाँ तक जो भी है, पूरा का पूरा, इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो यंग मॉड्यूलस ही है, वो तो ये जो स्लोप है यहाँ पर, स्ट्रेस ऑन स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो यहाँ पर ये स्लोप है, उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ये जो स्लोप है यहाँ पे, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ टफनेस जो है वो फ्रैक्चर दरक का एरिया है, और एरिया को ही हम बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इट कैन एब्जॉर्ब। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, और नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बी आंसर है। तो ये आप टर्म्स जो है उसको याद रख लीजिए, किसी से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, सॉरी किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं ये सारे फॉर्मूलाज को यूज करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कार्नोट रेफ्रिजरेशन वर्क्स इन अ टेम्परेचर बिटवीन 300 एंड 270 with different refrigerants and ammonia. Three three refrigerants are given. Which refrigerant give better COP? अब देखिए कार्नोट दे दिया है, एक होता है सीओपी एक्चुअल, जैसे आप रेफ्रिजरेंट का साइकिल अगर देखते हैं, रेफ्रिजरेटर का साइकिल देखते हैं, तो यहाँ पर होता है एक टेम्परेचर 300 दिया हुआ है केल्विन, फिर हमारा साइकिल है, यहाँ पर हम वर्क इनपुट देंगे साइकिल में, और यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेटर, और ये है 270 केल्विन पे। अब हमको 270 रेफ्रिजरेटर से हीट निकाल के हायर टेम्परेचर एम्बिएंट में डालना है, यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो देखिए पहला फॉर्मूला तो ये आएगा कि इसको हम बोल देते हैं Q2, इसको बोलते हैं Q1। तो Q1 है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू इन हुआ वो, और Q2 ये हो गया फर्स्ट लो यहाँ पर, क्योंकि डब्ल्यू इन हो रहा है, Q2 भी इन हो रहा है रेफ्रिजरेशन में, और निकल रहा है Q1, तो दोनों का समेशन होगा Q1। अब देखिए सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, सीओपी का फॉर्मूला होगा Q2 जो हमारा डिजायर इफेक्ट है यहाँ पर, ये डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाय हमारा डब्ल्यू इन, और यहाँ पर आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, जो कि फर्स्ट लो से आएगा, ये वाले फॉर्मूला से। अब देखिए ये सीओपी का फॉर्मूला आ गया, लेकिन जब हम सीओपी कार्नोट निकालते हैं तो Q2 की जगह हम T2 लगाएंगे, T1 और T1 माइनस T2।
अब देखिए आप कोई भी रेफ्रिजरेंट यहाँ पर यूज कर लीजिए, T1 T2 का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है यहाँ पर, 270 अपॉन 300 माइनस 270। ये आ गया 270 डिवाइडेड बाय 30 और ये आ गया 9। तो कोई भी रेफ्रिजरेंट ले लीजिए, आपका सीओपी सेम ही आने वाला है, क्योंकि कारनोट सीओपी पूछा है, जो कि सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करता है। उसका फॉर्मूला ये होता है। जब एक्चुअल सीओपी पूछते हैं, मतलब आइडियल साइकिल का जो भी है कारनोट के अलावा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।